नमस्कार। वास्तुशास्त्र के बारे में तो हम सबने सुना है ना। ये एक बहुत ही पुराना भारतीय विज्ञान है और इसकी एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये कहता है कि किसी भी घर का माप, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई, उसमें रहने वालों की किस्मत पर असर डाल सकती है। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है? क्या कुछ नंबर्स किसी की जिंदगी में खुशहाली या बदकिस्मती ला सकते हैं? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। क्या सच में कोई मैथ्स का फॉर्मूला ये बता सकता है कि कोई घर अच्छा है या बुरा? हम एक ऐसी ही पुरानी ज्योतिष की कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल यही करने का दावा करती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे पद की कैलकुलेशन, फिर देखेंगे कि धन और ऋण का क्या हिसाब है, उसके बाद आय के जो 8 प्रकार हैं उनकी बात करेंगे, फिर नक्षत्र और राशि का क्या रोल है ये जानेंगे, और आखिर में जो फाइनल इंडिकेटर्स हैं उनसे क्या पता चलता है वो देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है पद की गणना, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही इस पूरी कैलकुलेशन का बेस है, इसकी नींव है। अब सवाल उठता है कि ये पद है क्या? देखिए, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। सीधा सा मतलब है घर का टोटल एरिया, मतलब घर की लंबाई को उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नंबर आएगा वही है पद, और बस यही एक नंबर है जिससे आगे की सारी कैलकुलेशन शुरू होगी। तो अब मजेदार हिस्सा आता है। यहां हम देखेंगे कि वो जो एक एरिया का नंबर हमने निकाला, यानी पद, वो कैसे 6 अलग अलग ज्योतिष के नतीजों में बदल जाता है। इसके 4 स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिए। पहले पद की वैल्यू को 6 अलग अलग जगह लिख लेते हैं, फिर उन सबको एक खास सीक्वेंस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 8, 3, 9, 8, 9 और 6 से। इसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसे भी एक दूसरे सीक्वेंस से डिवाइड करते हैं, 12, 8, 8, 27, 7 और 9 से। और अब सबसे जरूरी बात, हर डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है वही हमारा ज्योतिष का इंडिकेटर है। यही हमें घर की किस्मत के बारे में बताएगा। ठीक है, तो वो जो 6 नतीजे हमें मिले उनमें से पहले 2 की बात करते हैं। ये है धन और ऋण। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये उस घर के फाइनेंशियल लक का पहला इशारा है। और इसकी खास बात यह है कि इसे समझना बहुत ही आसान है। नियम एकदम साफ है। अगर कैलकुलेशन में धन वाला नंबर ऋण वाले नंबर से बड़ा है तो घर को शुभ माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। और अगर उल्टा हो, यानी ऋण का नंबर धन से ज्यादा हो, तो इसे एक अशुभ, मतलब एक बुरा संकेत समझा जाता है। धन और ऋण के बाद जो हमारा तीसरा रिजल्ट है वो है आय। अब ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। ये आय 8 अलग अलग तरह की होती है और हर एक का अपना एक मतलब है। कुछ शुभ हैं तो कुछ अशुभ। ये देखिए, इस टेबल में आय के वो 8 प्रकार दिए गए हैं। नाम है ध्वज, धूम्र, सिंह, स्वान, वृष, खर, गज और उष्ट्र या काक। अब इसमें शुभ अशुभ पहचानने का नियम भी बड़ा सीधा है। अगर आपका आय नंबर एक ऑड नंबर है, मतलब 1, 3, 5 या 7, तो वो शुभ है। और अगर वो एक इवन नंबर है, यानी 2, 4, 6 या 8, तो उसे अशुभ माना जाता है। सिंपल है ना? अब तक तो हम सिर्फ घर की बात कर रहे थे, पर अब देखिए कि यह सिस्टम कैसे घर के ज्योतिष को सीधे उसमें रहने वाले इंसान की जन्म कुंडली से जोड़ देता है। इससे ये पूरी भविष्यवाणी और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नक्षत्र की जो कैलकुलेशन है उसमें कुछ रिमाइंडर बहुत खास और कह सकते हैं कि गंभीर नेगेटिव नतीजों की तरफ इशारा करते हैं। तरीका यह है कि घर के नक्षत्र से लेकर उस व्यक्ति के नाम के नक्षत्र तक गिना जाता है। जो भी टोटल नंबर आता है उसे 9 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए, अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो इसका मतलब है धन का नाश, अगर 5 बचता है तो यश की हानि, और अगर रिमाइंडर 7 आता है तो यह घर के मुखिया की मृत्यु तक का संकेत देता है। और नक्षत्र की तरह ही राशि का भी हिसाब है। घर की राशि और उसके मालिक की राशि के बीच का जो रिश्ता है वो भी अलग अलग तरह की मुश्किलों के बारे में बता सकता है। जैसे अगर घर और मालिक की राशि एक दूसरे से दूसरी या 12वीं है तो धन की हानि होती है। अगर 9वीं या 5वीं है तो पुत्र की हानि का संकेत है। और अगर 6ठी या 8वीं है तो किसी अनिष्ट या बड़ी मुसीबत का डर रहता है। हाँ, इनके अलावा बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन्हें शुभ ही माना जाता है। चलिए, अब हम अपनी कैलकुलेशन के बिल्कुल आखिरी 2 इंडिकेटर्स पर पहुंच गए हैं। ये हैं वार और अंश। इनसे हमें फाइनल वर्डिक्ट मिलता है और एक बहुत जरूरी वार्निंग भी। तो हमारी कैलकुलेशन में जो 5वां और 6ठा रिमाइंडर था वो वार और अंश को दिखाता है। अब इन्हें समझने के लिए हमें ग्रहों को देखना होता है। हर नंबर एक ग्रह से जुड़ा है। जैसे अगर नंबर 1 आता है तो वो सूर्य को दिखाता है, और अगर 3 आता है तो वो मंगल को दिखाता है। और ये बहुत जरूरी है। अगर ये इंडिकेटर्स सूर्य यानी नंबर 1 या मंगल यानी नंबर 3 की तरफ इशारा कर रहे हैं तो जो पुराना ग्रंथ है वो एक साफ और सीधी चेतावनी देता है। वो कहता है उस घर में अग्निभय होता है, मतलब उस घर में आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर वार और अंश के ये नंबर सूर्य और मंगल के अलावा किसी और ग्रह से मैच करते हैं तो रिजल्ट एकदम उल्टा, यानी पूरी तरह से पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है कि सारी इच्छाएं पूरी होंगी और हर काम में सफलता मिलेगी। तो इस पूरी पुरानी कैलकुलेशन को समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है,
अगर उस जमाने के सिस्टम गणित और किस्मत को इस तरह से जोड़ सकते थे, तो आज हमारी जिंदगियों को कौन से ऐसे अनदेखे फॉर्मूले या कौन से ऐसे सिस्टम चला रहे होंगे जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। सोचने वाली बात है ना।